हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ब्लड के बारे में। देखो, सर्वप्रथम मैंने यहाँ पर एक टर्म लिखी है, हेमेटोलॉजी। देखो, हेमेटोलॉजी किसे कहते हैं, मैंने शॉर्ट में लिखा है स्टडी ऑफ ब्लड, मतलब रुधिर का अध्ययन ही क्या कहलाता है, हेमेटोलॉजी। या हम ऐसे बोल सकते हैं स्टडी ऑफ ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स, ब्लड डिजीज, इन सब का अध्ययन क्या कहलाएगा, हेमेटोलॉजी। अब हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं ब्लड है क्या। तो देखो, ब्लड में मैंने यहाँ पे लिखा है ब्लड इज ए वेस्कुलर टिश्यू, मतलब रुधिर एक संवहनी ऊतक है। हम यहाँ पर हम लिख सकते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ब्लड इज ए वेस्कुलर टिश्यू। इसीलिए इसको बोला गया है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब इसको बोल सकते हैं कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है। इसको शॉर्ट में हम बोल सकते हैं क्या, कि रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है, यानी रुधिर एक तरल रूप में पाया जाता है। और कनेक्ट मतलब ये एक ऊतक को दूसरे ऊतक से या एक अंग को दूसरे अंग से कनेक्ट करने का कार्य करता है, इसलिए इसको बोला जाता है ब्लड इज ए फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, मतलब एक तरल संयोजी ऊतक है। यदि इसकी उत्पत्ति की बात करें तो जो ब्लड की उत्पत्ति होती है वो भ्रूण की एक लेयर है मीसोड्रम। मीसोड्रम से इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। आपको जैसे कि पता है कि भ्रूण में 3 लेयर होती है, एक्टोड्रम, मीसोड्रम, एंडोड्रम। तो जो मध्य जनन स्तर है, जिसको हिंदी में बोलते हैं मध्य जनन स्तर है, वहां से इसका क्या होती है, उत्पत्ति होती है। यदि इसके टेस्ट का बात करें तो जो रुधिर का टेस्ट होता है वो नमकीन ही होता है, मतलब इसका जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, नमकीन, यानी बोल सकते हैं सोल्टी। इसका जो टेस्ट होता है वो कैसा होता है, सोल्टी होता है, मतलब नमकीन स्वाद इसका होता है। यदि मैं बात करूं, ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ये जो रुधिर होता है वो सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, मतलब अपने शरीर का सबसे कोमल ऊतक है। रुधिर क्या है, यदि हम बात करें तो सबसे कोमल ऊतक है। यदि क्वेश्चन आए कि बॉडी का सबसे सॉफ्टेस्ट टिश्यू कौन सा है, तो वो कौन सा है, ब्लड। इसीलिए लिखा है कि सॉफ्टेस्ट टिश्यू इन आवर बॉडी, वो कौन है, ऊतक। यदि मैं रुधिर की बात करूं तो रुधिर मैंने यहां पर लिखा है स्लाइटली हेवियर देन वाटर, मतलब यह जल की तुलना में थोड़ा सा भारी होता है। जल की तुलना में क्या होता है, थोड़ा सा भारी होता है। हम लिख सकते हैं जल की तुलना में भारी, जल की तुलना में क्या होगा, ये थोड़ा सा भारी होता है, मतलब ये थोड़ा सा हैवी होता है। किसकी तुलना में, आपने वाटर देखा है, वाटर की तुलना में थोड़ा सा क्या होगा, भारी होगा। अब बात करते हैं इसकी विस्कोसिटी की। विस्कोसिटी को आपको पता है हिंदी में क्या बोलते हैं, श्यानता। यदि इसकी विस्कोसिटी की बात करें तो विस्कोसिटी ऑफ ब्लड मोर देन वाटर, मतलब जो ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो क्या होती है, वाटर से यानी जल से क्या होती है, ज्यादा होती है। विस्कोसिटी को हम बोल सकते हैं हिंदी में गाढ़ापन। जो इसका गाढ़ापन होता है जो ब्लड का, वो वाटर से क्या होता है, ज्यादा होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कितना ज्यादा होता है, तो मैंने यहां पे लिखा है 4.2 to 5.2 टाइम्स, मतलब जो ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो जल की तुलना में कितनी ज्यादा होती है, 4.2 से 5.2 टाइम्स इसकी जो विस्कोसिटी होती है वो ब्लड की तुलना में क्या होती है, ज्यादा होती है। सॉरी, जल की तुलना में ब्लड की जो विस्कोसिटी होती है वो ज्यादा होती है, कितनी, 4.2 से 5.2 टाइम्स। यदि हम रुधिर की नेचर की बात करते हैं तो जैसा कि आपको पता है, बहुत इजी क्वेश्चन है, जो रुधिर की जो नेचर होती है वो क्षारीय होती है, यानी रुधिर की जो प्रकृति होती है ये एक क्षारीय पदार्थ है, मतलब ये हल्का क्षारीय है, इसको हम बोल सकते हैं हल्का क्षारीय। और इसकी जो पीएच होती है वो कितनी होती है, समथिंग 7.4, यानी 7.4 जो इसकी पीएच होती है, समथिंग किसकी, ब्लड की। यदि मैं बात करूं जो रुधिर की जो पीएच होती है वो आर्टरीज में ज्यादा होती है, किसकी तुलना में, वेन की तुलना में। यानी आर्टरीज को अपने क्या बोलते हैं, धमनी, और वेन को क्या बोलते हैं, सिरा। तो आप अच्छी तरह ध्यान रखना, जो पीएच होती है वो धमनियों में ज्यादा होती है और सिराओं में कम होती है। तो मैंने लिखा है कि जो पीएच का मान होता है वो आर्टरीज में ज्यादा होता है और वेन में क्या होता है, कम होता है। यहां पे नीचे देखिएगा मैंने लिखा है यदि पीएच 7.8 से ज्यादा हो जाए, यानी 7.8 से ज्यादा हो जाए एंड 6.8 से क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यह मौत का कारण है। यानी देखो पीएच का मान जनरली कितना होता है, 7.4। यदि यह बढ़कर कितनी हो जाए, 7.8,
और यदि ये घटकर कितनी हो जाए 6.8 तो ये क्या है, मौत का कारण है, यानी इसकी वजह से व्यक्ति की मौत हो सकती है। यानी अधिक पीएच होगी तो भी व्यक्ति की मौत हो सकती है यदि ब्लड की पीएच ज्यादा हो गई, और यदि कम पीएच हो गई तो भी व्यक्ति क्या हो सकती है, मृत्यु हो सकती है। अब इस पीएच को मेंटेन कौन करता है, इस पीएच को मेंटेन करने का अपनी बॉडी में कार्य कौन करता है, तो मैंने लिखा है बफर्स आर यूज्ड टू मेंटेन पीएच। जो अपनी बॉडी में जो बफर्स होते हैं वो बफर्स क्या करते हैं, पीएच को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। यानी जो इसकी पीएच होती है 7.4, इसको नियंत्रित करने का कार्य कौन करते हैं, बफर्स। अब मैंने यहां पे नीचे एक और टर्म लिखी है, कौन कौन से बफर्स, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनिक एसिड, ये दो बफर्स हैं। यदि इनको मेंटेन करके, यानी इनकी जो सांद्रता है उसको मेंटेन करके हम पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। कौन कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनिक एसिड, यानी बफर्स आर यूज टू मेंटेन पीएच। यानी पीएच को मेंटेन करने में मुख्य रूप से किसका उपयोग होता है, बफर्स का, और मुख्य रूप से कौन से, सोडियम बाइकार्बोनेट एवं कार्बोनिक एसिड, जो दो एक ऐसे बफर्स हैं जिनको नियंत्रित करके हम क्या कर सकते हैं, पीएच को नियंत्रित किया जा सकता है। अब यदि हम बात करें तो जो ये ब्लड होता है वो टोटल बॉडी वेट का 7 से 8% होता है। यदि हम टोटल बॉडी वेट की बात करते हैं तो ये कितना होगा, 7 से 8% होता है। अपने शरीर का ये 7 से 8% क्या बनाता है, हिस्सा बनाता है। यदि हम बात करें कि एक स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर की मात्रा कितनी होती है, तो एक स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर की मात्रा 5 से 6 लीटर होती है। स्वस्थ व्यक्ति में रुधिर की मात्रा कितनी होगी, 5 से 6 लीटर रुधिर की मात्रा रहती है एक स्वस्थ व्यक्ति में, जो हेल्थी पर्सन होता है। यदि मैं बात करूं, आपने कभी देखा होगा कि जब तक रुधिर शरीर के अंदर रहता है जब तक जमता नहीं। आपने देखा होगा अपने शरीर के अंदर रुधिर लगातार बहता रहता है, परंतु जैसे ही अपने कहीं चोट लग जाती है रुधिर बाहर आते ही जम जाता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि आपने देखा होगा अपनी ब्लड में एक प्रतिस्कंदक पाया जाता है जिसका क्या नाम है, इफेरिन। ये इफेरिन क्या है, प्रतिस्कंदक, जो क्या करता है, रुधिर वाहिकाओं में रुधिर को जमने नहीं देता है। रुधिर वाहिकाओं में क्या होगा, रुधिर को जमने नहीं देता है, उसका क्या नाम है, इफेरिन। और जैसे ये इफेरिन बाहर आता है, यानी ब्लड बॉडी से बाहर आ जाता है, तो ये इफेरिन क्या हो जाता है, निष्क्रिय हो जाता है, मतलब ये कार्य करना बंद कर देता है। अब आपने जनरली देखा होगा कि आजकल जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ी है वैसे वैसे लोग ब्लड डोनेट करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा मात्रा में लोग ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो जो ब्लड बैंक होते हैं उनमें रुधिर को, आप पता है, रुधिर का संग्रह किया जाता है। तो आपने कभी सोचा है कि रुधिर बाहर निकालते जम जाता है, तो ब्लड बैंक्स में क्यों नहीं जमता? क्योंकि ब्लड बैंक्स में क्या किया जाता है, ब्लड बैंक्स में कुछ केमिकल मिलाए जाते हैं। जब इसको बॉडी से बाहर निकालते हैं तो इसमें कुछ केमिकल्स मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लड क्या नहीं होता, वहां पे स्कंदित नहीं होता, या ब्लड लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। तो आपको यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कौन कौन से ऐसे केमिकल्स हैं जो रुधिर में मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से ब्लड बैंक में रुधिर सुरक्षित रहता है। तो देखो यहाँ पे 3 है, कौन कौन से, CPT, ACD और EDTA। मैं वापस बोल रहा हूं, 3 केमिकल मुख्य रूप से मिलाए जाते हैं, CPD, ACD, EDTA। इनकी फुल फॉर्म देखते हैं। इसकी फुल फॉर्म है सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज, यानी CPT की फुल फॉर्म क्या है, सिट्रेट फॉस्फेट डेक्सट्रोज। ACD की क्या है, एसिड सिट्रेट डेक्सट्रोज। और एक क्या मिलाई जाती है, EDTA, मतलब इथाइलिन डाइएमिनो टेट्रा एसिडिक एसिड। दोबारा देखना, इथाइलिन डाइएमिनो टेट्रा एसिडिक एसिड, मतलब इनकी वजह से रुधिर को निकाल के ये प्रतिस्कंदक रुधिर में मिला दिए जाते हैं, जिसकी वजह से रुधिर ब्लड बैंक में जमता नहीं और लंबे समय तक सुरक्षित रहता है। ये 3 चीजें रुधिर में मिलाई जाती हैं, CPD, ACD, EDTA। अब बहुत बार ये क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आया हुआ भी है कि रुधिर को प्रतिस्कंदों के साथ मिलाकर, जो प्रतिस्कंदक होते हैं इनके साथ मिलाकर किस टेम्परेचर पर रखा जाता है। तो जो टेम्परेचर मुख्य रूप से होता है वो ध्यान रखना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर रुधिर को प्रतिस्कंदकों के साथ मिलाकर ब्लड बैंक में सुरक्षित किया जाता है। और वो टेम्परेचर कितना है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर ब्लड को मुख्य रूप से स्कंदकों के साथ मिलाकर रखा
जाता है। अब यहाँ पे एक मैंने टर्म लिखी है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैंने लिखी है हेमेटोक्रिएट। हेमेटोक्रिएट, देखो हेमेटोक्रिएट क्या है, हेमेटोक्रिएट क्या है, देखो मैंने लिखा है, ये प्रतिशत का निशान है, प्रतिशत ऑफ ब्लड वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाई आरबीसी, मतलब रुधिर आयतन का वह हिस्सा जो आरबीसी ऑक्युपाइड करती है या आरबीसी अपने पास रखती है। जैसे टोटल रुधिर है तो रुधिर आयतन का वह हिस्सा जो आरबीसी क्या करती है, ऑक्युपाइड करती है, मतलब आरबीसी अपने पास रखती है, उसको क्या बोलते हैं, हेमेटोक्रिएट। अब देखना, इस हेमेटोक्रिएट को मापने के लिए या इसका निर्धारण करने के लिए एक ट्यूब का उपयोग किया जाता है। उस ट्यूब को क्या बोलते हैं, विंट्रोप ट्यूब। ध्यान रखना, क्या बोलेंगे उसको, विंट्रोप ट्यूब। यानी जो हेमेटोक्रिएट है इनको मापने के लिए एक ट्यूब का उपयोग किया जाता है, उस ट्यूब का क्या नाम है, विंट्रोप ट्यूब का उपयोग किया जाता है इनको मापने के लिए। मुख्य रूप से इसको किसको उपयोग किया जाएगा।